Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back. Today's topic is how to write effective thesis statement. यानी एक अच्छी thesis statement कैसे लिख सकते हैं. तो कैसे लिख सकते हैं, हाउ वाला जो पार्ट है, इस पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट एंड व्हाई थीसिस स्टेटमेंट. यानी हमें ये थीसिस स्टेटमेंट क्या है इसका पता होना चाहिए, और थीसिस स्टेटमेंट क्यों, मतलब ये हमें क्यों लिखनी आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए. उसके बाद जाएंगे ना थर्ड स्टेप पे कि कैसे करना है. तो हम सबसे पहले देखते हैं अभी व्हाट और व्हाई वाले आंसर को, ठीक है. उसके बाद हाउ को भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे, तो लास्ट तक इस लेक्चर को लास्ट में देखिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट. ओके, व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट और व्हाट अ थीसिस स्टेटमेंट इज. A thesis statement is a concise, declarative sentence that encapsulates the main idea or argument of your essay. यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे कोई आपका आर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है. यहाँ पे कोई भी आपका पीस ऑफ राइटिंग हो सकता है, ठीक है. अब यहाँ पे जो मेन बात हुई है वो ये हुई है कि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है ये बहुत ही कंसाइज होता है, टू द पॉइंट बात होती है, ठीक है. और दूसरा ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, कुछ डिक्लेयर कर रहा होता है, ठीक है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये हमने पहले वो ग्रामर के पोर्शन में से पढ़ा हुआ है. तो ये क्या करते हैं कि ये डिक्लेयर कर रहा होता है एक चीज़ को. डेट इनकैप्सुलेट्स, मतलब उसके अंदर क्या चीज़ है, वो किस चीज़ को घेरे हुए है, वो है द मेन आइडिया और आर्गुमेंट ऑफ योर ऐसे. मतलब आपका जो ऐसे है, जो आपका पीस ऑफ राइटिंग है, उसका मेन आइडिया क्या है, ठीक है, उसकी बात होगी. या फिर आपने जो आर्गुमेंट है, जो चीज़ बात जिस पे करनी है, उस चीज़ की बात होगी, वो होगी आपकी थीसिस स्टेटमेंट. यानी आप अपनी पूरी राइटिंग में सिंपली आप कह सकते हो कि आप जिस चीज़ को प्रूव करने वाले हो, आपका जो मेन आइडिया होगा, आपका जो सेंट्रल आइडिया होगा, आपका जो मेन फोकस होगा, वो होगा आपका थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है. इट एक्ट्स एज एन रोड मैप फॉर योर रीडर्स, गिव देम अ क्लियर सेंस ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन योर पेपर. मतलब यही सिर्फ वो एक सेंटेंस पढ़ने से एक तो उन्हें रोड मैप मिल जाता है, आपके रीडर्स को पता चल जाता है कि इस पूरे पेपर में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपसे क्या तवक्को कर सकते हैं, कि आपने किस बारे में लिखा हुआ है, वो उन्हें सिर्फ इस एक सेंटेंस से पता चल जाएगा. बात समझ आई इस चीज़ की, ठीक है. आपके रीडर को पता चल जाएगा कि इस पूरे में क्या बात हो रही है. अ वेल क्राफ्टेड थीसिस स्टेटमेंट हेल्प यू स्टे फोकस्ड, organize your thoughts and present a compelling argument. वहाँ पे ऊपर हमने बात की रीडर के पर्सपेक्टिव से, अब हम बात करें राइटर के पर्सपेक्टिव से, कि राइटर के पर्सपेक्टिव से थीसिस स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है. वो इस वे में है कि इससे आप फोकस्ड रहोगे, मतलब आपको पता वो एक माइंड में सेट हो जाएगा ना कि आपका सेंट्रल आइडिया कौन सा है, आपका मेन फोकस क्या है, तो आप उसी के इर्द गिर्द रहोगे ना. आपका वो एक फ्रेमवर्क सेट हो गया, आप उससे बाहर नहीं जाओगे. फाइन, आप अपने थॉट्स को जो ऑर्गेनाइज करोगे उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और आप जो है एक अच्छा आर्गूमेंट दे सकते हो, ठीक है. ये हमने देख लिया कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है. उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें ये पता चल गया, यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, याद रखिएगा. व्हाट का भी कि थीसिस स्टेटमेंट है क्या, और वाई का भी कि वाई क्यों थीसिस स्टेटमेंट. क्योंकि एक तो वो आपको आपके रीडर को एक रोड मैप प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, उन्हें एक क्लियर सेंस मिल जाएगी कि आपके पेपर में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. और दूसरा क्या पार्ट हो गया उसका, कि आपने जो है क्या करना है एज अ राइटर. ये वाला पार्ट हो गया वाई का आंसर, और ये वाला पार्ट हो गया व्हाट का आंसर, ठीक है. दो आंसर हो गए. अब थीसिस स्टेटमेंट की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए, एक इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, ठीक है. तो हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज क्लैरिटी. आपकी थीसिस स्टेटमेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए, बात क्लियर की गई हो, बात वाजिया की गई हो, ठीक है. एक आपकी जो पोजीशन है, जो आर्गुमेंट है, वो आपने क्लियरली जो है वो स्टेट करना है. उसमें कोई ऐसा आपने जगह नहीं छोड़नी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना कि जिसमें शक व शुबा वाली बात हो. आपने क्लियर जो है वो बात कर देनी है कि ये बात होगी इस पेपर में. फाइन, ये चीज़ होगी क्लैरिटी. मैंने आगे यहाँ पे कुछ इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशंस ऐड की हुई हैं, आप इन्हें बाद में पढ़ सकते हैं. उसके बाद है स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी क्या मतलब होता है कि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है. मतलब वो आपके जो पूरा ऐसे है उसका एक क्लियर फोकस डिफाइन कर दे, वो स्पेसिफिक हो एक फोकस के बारे में, मतलब एक आइडिया पे ही वो फोकस्ड हो, ठीक है. स्पेसिफिक हो, ऐसी ना हो कि वो आप जनरली बात कर दो. आपने जनरल बात नहीं करनी, आपने स्पेसिफिक रहना है. एक स्पेसिफिक रहोगे तभी आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो इफेक्टिव होगी, वो जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट पैदा करेगी. फाइन. नेक्स्ट इज कंसाइजनेस.
आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट हो। आपने ऐसा नहीं करना कि उसमें इररेलेवेंट चीज़ें ऐड कर दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी उसे कर दें, ऐसा नहीं करना। आपने टू द पॉइंट जो है वो लिखना है, आपने ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज़ करने, ठीक है। जो अल्फाज आपको लगे ना, एक लफ्ज़ भी लगे कि ये ज़रूरी नहीं है, ये अगर ना लिखा जाए तब भी बात का जो वो मतलब है वो पूरा हो रहा है, तो आपको वो लफ्ज़ नहीं ऐड करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करो, इधर उधर घुमा फिरा के बात करने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरत होती ही नहीं है इस चीज़ की। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है ना वो ईज़ी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, लोग उसे आसानी से समझ सकें। अगर आप इधर-उधर की या घुमा के बात करते हो और आपके जो रीडर है वो थीसिस स्टेटमेंट में ही उसे समझना है कि बात क्या हो रही है, तो वहीं पे ही आपका जो इंप्रेशन है ना वो सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। आपका रीडर एक माइंड में एक परसेप्शन बना लेगा आपके बारे में कि जी इसे तो कुछ पता ही नहीं है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है उसे कंसाइज रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग एंड डिफेंसिबल। आपकी जो वो स्टेटमेंट है, थीसिस स्टेटमेंट है, वो उसे एक स्ट्रॉन्ग क्लेम या आर्गुमेंट देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, वो अगर आप स्ट्रॉन्ग कोई क्लेम या कोई आर्गुमेंट दे रहे हो या कोई कोई भी चीज़ क्लेम कर रहे हो, तो आपको साथ क्या करना चाहिए, एक एविडेंस या उसकी रीजनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए कि अगर मैं ये कह रही हूँ या अगर मैं ये कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। उसकी भी कोई रीज़न है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने इसमें क्या करना है, अवॉइड स्टेटमेंट दैट आर प्योरली बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन। आपने अपना पर्सनल ओपिनियन जो है बिल्कुल नहीं ऐड करना, साथ कुछ एविडेंस और रीजनिंग ऐड करनी है, जिससे पता चले कि आपका जो है आप वाकई एक ऑथेंटिक चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया इंगेजिंग। आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो इंगेजिंग होनी चाहिए। इंगेजिंग का मतलब वो रीडर्स को इंगेज करे, ठीक है। अगर आपका रीडर जो है वो थीसिस स्टेटमेंट में इंगेज हो गया, उसे वो इंटरेस्टिंग लगी, तो क्या होगा कि वो आपके जो पीस ऑफ राइटिंग है उसे फर्दर भी पढ़ेगा। और अगर वो उसी में ही उसे वो चीज़ फील ना हुई, वो पॉजिटिव वाइब्स ना आई, वो मज़ा ना आया, तो क्या करेगा, वो वहीं पे आपके पीस ऑफ राइटिंग को छोड़ देगा, ठीक है। तो हमें ये तो नहीं करना, हमें तो चाहिए कि रीडर लास्ट तक हमारी जो पीस ऑफ राइटिंग है उसे पढ़े। तो हमने पहली कोशिश क्या करनी है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो अच्छी बनानी है, इंगेजिंग बनानी है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने लेके चलना है। द वेरी फर्स्ट वन इज टॉपिक। सबसे पहले तो हमें टॉपिक पता होना चाहिए। Your thesis statement should clearly state the topic you will be discussing in your essay. It provides context and helps your reader understand the subject matter. मतलब आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है ना उसमें ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि वो आपके जो पूरा ऐसे है, ये जो पूरा पीस ऑफ राइटिंग है, उसका टॉपिक बता दे कि जी इस टॉपिक पे हमने बात करनी है, हमारा ये कंटेक्स्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे, हमारा ये बैकग्राउंड होगा या हमारा ये फ्रेमवर्क होगा जिस पे हम बात करेंगे। समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट इज पोजीशन। आपके थीसिस स्टेटमेंट को अपनी पोजीशन डिफाइन करनी चाहिए, लाइक स्टेट योर पोजीशन और आर्गुमेंट ऑन द टॉपिक। आर यू इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट और आर यू प्रोवाइडिंग अ बैलेंस्ड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। योर थीसिस स्टेटमेंट शुड मेक योर स्टांस क्लियर। यानी आप क्या सोचते हो, आपका क्या स्टांस है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की फेवर में हो या उसके अपोजिशन में हो, ठीक है, उसे अपोज कर रहे हो उस व्यू पॉइंट को, ठीक है। या फिर आप जो है वो एक एनालिसिस दे रहे हो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स का, तो ये चीज़ क्लियरली आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है उसे डिफाइन करनी चाहिए। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जस्टिफिकेशन। जस्टिफाई जो करे आपकी थीसिस स्टेटमेंट, खुद को खुद ही जस्टिफाई करे। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई योर पोजीशन इज वैलिड और इम्पॉर्टेंट। दिस हेल्प्स योर रीडर्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ योर आर्गुमेंट एंड सेट्स द स्टेज फॉर द एविडेंस यू विल प्रेजेंट लेटर इन योर एसे। क्या बात हुई यहाँ पे? बात ये हुई, सबसे पहले आपने लिख लिया टॉपिक, आपने टॉपिक लिखा, टॉपिक के बाद आपने अपनी पोजीशन भी बता दी कि आपके उस टॉपिक पे क्या अपना क्या स्टांस है। तीसरी चीज़, अगर आपने अपना कोई स्टांस दिया है तो आपने साथ एविडेंस उसको जस्टिफाई करना है, कोई एविडेंस देना है, कोई प्रूफ देना है कि आप इस चीज़ को अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा क्यों सोच रहे हो और ऐसा क्यों ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। आपको ये पॉइंट वहाँ पे क्लियर कर देना है। उससे क्या आपके जो रीडर्स हैं उनको एक एविडेंस मिल जाए कि आप एक सही बात कर रहे हो, ठीक है। और उन्हें पता चल जाए ना कि आप जो पूरा ऐसे है उसमें लेटर क्या बात करने वाले हो, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब जो चौथी चीज़ आएगी वो होगी स्कोप। हमारा एक डिफाइंड स्कोप होना चाहिए। स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ योर ऐसे।
You will be analyzing a specific time period, geographical region, or a particular aspect of the topic. Clearly define the boundaries of your essay to avoid unnecessary digressions. इसमें क्या है कि आपको जो है स्कोप बता देनी है अपने ऐसे की, ठीक है। आपको बता देना है कि आप जो है उसमें डिस्कस क्या करने वाले हो, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में बात करोगे या किसी जोग्राफिकल रीजन के बारे में बात करोगे, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात करोगे, मतलब बात क्या करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टॉपिक हो गया डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में फर्दर इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपने इसमें बता देना है कि आप उसके चैलेंजेस पे बात करोगे, ठीक है। आप उसके मेरिट्स पे बात करोगे, डिमेरिट्स पे बात करोगे, आपने बात क्या करनी है ये भी आपकी थीसिस स्टेटमेंट में बता देना है आपने, ठीक है। ताकि पता चल जाए कि आपका जो वो बाउंड्री है वो क्या है, किस बाउंड्री में रह के आप बात करने वाले हो। 4 चीज़ें हो गई। टॉपिक, सबसे पहले हमने टॉपिक किया, टॉपिक के बाद हमने पोजीशन की, उसके बाद जस्टिफाई भी कर दिया, जस्टिफाई करने के बाद स्कोप बता दी, और जो लास्ट पॉइंट हमने इसमें करना है इट वुड बी रोड मैप। प्रोवाइड अ रोड मैप। Give your readers a preview of the main points or argument you will be presenting in your essay. This helps them understand the structure and flow of your paper. इससे क्या होगा, एक रोड मैप बता दो ना कि आप नेक्स्ट क्या बात करने वाले हो, ये बता दो उन्हें, ठीक है। उससे क्या होगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि आपके पूरा जो वो पीस ऑफ राइटिंग है, ये जो आपका ऐसे है उसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, किस फ्लो में आप बात करने वाले हो, तो ये चीज़ें उन्हें पता चल जाएंगी। तो ये 5 चीज़ें एक थीसिस स्टेटमेंट में आपने करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट से लेके 5th पॉइंट तक ये कंप्लीट करनी है, तब ही आपकी एक इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट बन पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। सो द लीगलाइजेशन ऑफ marijuana should be pursued due to its potential economic benefits, its proven medical value, and its potential to reduce the climate rates. यहाँ पे आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, ये किस चीज़ के बारे में है? ये एक थीसिस स्टेटमेंट है, क्या आपको पता चल रहा है ये किस चीज़ के बारे में है? सोच लें, 2 सेकंड ले लें सोचने के लिए, सोच लें कि इसमें ये किस बारे में बात हो रही है। चलें ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बात हो रही है लीगलाइजेशन ऑफ मैरिजुआना। ये हमें पता चल गया कि टॉपिक ये है, शुड बी परस्यूड। यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया कि इसके जो ड्यू टू इट्स पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इट्स प्रूवन मेडिकल वैल्यू एंड इट्स पोटेंशियल टू रिड्यूस क्लाइमेट रेट्स। ये हमें पता चल गया कि हमारी बाउंड्री क्या है, हमने किन बातों चीज़ों के बारे में बात करनी है, ठीक है, किन बातों पे गौर करना है, किन बातों को नेक्स्ट लेके चलना है। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया, ठीक है। समझ आई इस थीसिस स्टेटमेंट की। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। The impact of social media on teenage self-esteem is a growing concern that requires further research and effective countermeasures. यहाँ पे देखें ये किस चीज़ के बारे में है, पता चल रहा है इससे कुछ? ऑफ कोर्स चल रहा है। यहाँ पे है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेज सेल्फ एस्टीम, ये पूरा इसका टॉपिक है, ठीक है। हम जस्ट इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया नहीं कह सकते, हम सिर्फ सोशल मीडिया नहीं कह सकते, पूरी बात कि जो टीनेज सेल्फ एस्टीम पे उसका इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, उसकी बात हो रही है। ये हमारा हो गया एस्टीम, सॉरी ये हमारा हो गया उसका टॉपिक इज अ ग्रोइंग कंसर्न। ये हमारा हो गया कि हमने नेक्स्ट किस चीज़ पे हमने बात करनी है, हमारी ये जो कंसर्न क्या है ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट इज रिक्वायर्स फर्दर रिसर्च एंड इफेक्टिव काउंटर मेजर्स। यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारी बाउंड्री क्या है, हमारे रिसर्च और इफेक्टिव काउंटर मेजर्स पे हमने बात करनी है। समझ आई आपको थीसिस स्टेटमेंट की? आई होप कि आपको आ गई होगी, लेकिन स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको आंसर करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।